डायोटिक्स ड्रग का जो सेकेंड पार्ट है उसको मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, उसको मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सेकेंड पोर्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये लूप डायोटिक्स बोलते हैं इसको। ये हाईली पोटेंट डायोटिक्स है। इसके यूज, इसमें एक ड्रग आती है फ्लोसिमाइड, जिसका स्ट्रक्चर है फ्लोसिमाइड, ठीक है। ये ड्रग पोटेंट ड्रग है। इसका यूज जो डोज का होता है 5 mg से लेकर 10 mg तक होता है। 5 mg to 10 mg तक होता है। और ये जिसकी पोटेंसी ज़्यादा होने से इसका डायोटिक इफेक्ट बहुत इन्हांस रहता है, बहुत ज़्यादा होता है, जिससे यूरिन का कंजम्पशन 8 से 9 लीटर तक यूरिनेशन हो सकता है। तो ये ड्रग जो सीवियर हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए यूज की जाती है जनरली, इसका एक बेस्ट इफेक्ट आता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओल्डर एंड सीवियर हाइपरटेंसिव पेशेंट का। ओके, तो ये एक्ट करती है, ये जो है एसेंडिंग लूप, थिक एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे, जिसका 20 to 30% फ्लोसिमाइड और टॉसिमाइड ड्रग, दो ड्रग है ये एक्ट करती है। नेक्स्ट, अब ये ड्रग का पर ओनर फ्लोसिमाइड ड्रग दी जाती है तो इसकी बायोबिलिटी 65% होती है। बायोबिलिटी, व्हाट इज बायोबिलिटी? आप सबको, स्टूडेंट को प्रॉब्लम बायोबिलिटी में है कि क्या बायोबिलिटी क्या होती है। बायोबिलिटी इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन of drug reaches of systemic circulation in unchanged form. You can say rate and amount of drug, दूसरे वर्ड में अच्छे से मैं बताता हूँ कि rate and amount of drug reaches in systemic circulation in unchanged form, that is known as viability. यदि कोई ड्रग की स्पीड और ज़्यादा अमाउंट में विदाउट चेंजिंग, यदि कुछ उसमें चेंज बदलाव नहीं होता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है तो उसको हम वायबिलिटी कहते हैं। यदि ड्रग में कोई चेंजेस हो गया तो ड्रग में इनएक्टिव हो जाती है, तो इसलिए उसकी वायबिलिटी जीरो हो जाती है एक तरह से। तो हम ये बताओ इनएक्टिव ड्रग हो जाती है तो इसका डेफिनेशन ये आता है कि रेट एंड इंस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेज इन सिस्टमिक सर्कुलेशन इन चेंज फॉर्म, दैट इज नोन एज वायबिलिटी ऑफ द ड्रग। ओके, तो 65% वायबिलिटी होती है एंड हाफ लाइफ टाइम 30 to 60 मिनट होती है ड्रग का। ये एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करती है, इंक्रीज द यूरिनेशन ऑफ सोडियम, किसका, जो यूरिन में एक्सक्रीशन करता है साल्ट का, सोडियम आयन, क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए वाटर आ जाता है, तो इसकी इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो है वॉल्यूम वाटर का, और साथ में वाटर साथ में स्कीट आउट होता है। अच्छा, उसका डायोटिक इफेक्ट अचीव द, अच्छा ओरली एडमिनिस्ट्रेट की जाती है ड्रग, तो इसका अनसेट ऑफ एक्शन 20 to 30 मिनट में ये एक्शन स्टार्ट हो जाता है। 4 to 6 आवर्स तक एक ड्रग का इफेक्ट रहता है। यदि इसको आईवी रूट से देते हैं तो इसका बिगनिंग एक्शन जो 3 to 5 मिनट में स्टार्ट हो जाता है और 2 घंटे तक इसका 2 आवर्स तक इसका एक्शन रहता है, और ठीक है। लेकिन इसका डोज 5 to 10 mg पर ओरल देते हैं। क्यों इतना देते हैं? क्योंकि ये पोटेंट ड्रग है, इतने पे ही बहुत ज़्यादा डायोसिस होती है। अब सब क्वेश्चन कि ये पोटेंट क्यों होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इसका एक्शन मैकेनिज्म है कि इसके वजह से सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जो है क्लोराइड, तीनों के एब्जॉर्प्शन को ये रोक देता है। तो इसके एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के लूमेन में चारों आयन का कंसंट्रेशन हाई अमाउंट में होता है। इसको मेंटेन करने के लिए वाटर आता है। वाटर जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन हो उतना वाटर वहाँ आएगा, तो डायोसिस ज़्यादा होती है, इसीलिए ये पोटेंट होता है। इसका यूरिनेशन इनहांस होकर 5 to 9 लीटर तक बढ़ जाता है। ओके, फ्लोसिमाइड है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, इट नॉट डिस्टर्ब जीआईटी। थायराइड जीआईटी को डिस्टर्ब करता है, लेकिन फ्लोसिमाइड जीआईटी को डिस्टर्ब नहीं करता है। नेक्स्ट, this is the mechanism of action of furosemide. What is the mechanism of furosemide? Furosemide act on the sodium potassium chloride co-transmitters. Okay, and after the acting, the sodium ion, chloride ion, and potassium ion restricted in a lumen of ascending loop, it can't absorb inside of the blood vessels. That's why it can't passes the various part. After the restriction, the increase the concentration of sodium, potassium and different ions के बढ़ जाते हैं, जिसके वजह से उसका एक्शन बढ़ जाता है।
और जिसकी वजह से उसका डायोसिस बढ़े। नेक्स्ट फ्लोसिमेट के इंडिकेशंस हैं, बहुत सारे इंडिकेशंस आ जाते हैं, जैसे एडमा फॉर्मेशन डिफिकल्टी ओरिजिन होता है, ये सब बढ़ जाते हैं और साथ में मेटाल के इफेक्ट देते हैं। लेकिन फिर भी इसमें प्रॉब्लम रहती है कि फ्लोसिमेट इनहांस द रिस्ट्रिक्शन ऑफ कार्डियक फ्लो, और जो कार्डियक फ्लो का रिस्ट्रिक्शन को इनहांस कर सकता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो ये सब कमी हो जाती है, हाइपोकैलेमिया होता है, हाइड्रोनेट्रीमिया होता है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। गुड। नेक्स्ट, अब देखिए व्हाट इज द फ्लोसिमेट के एडवर्स इफेक्ट क्या है। बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट है, क्योंकि ये पोटेंट ड्रग है, तो इसमें हाइपोकैलेमिया, डिक्रीज द पोटेशियम लेवल इन ए ब्लड एंड स्किन रेसेस, हाइपरग्लाइसीमिया, मतलब ये ड्रग लेने से ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। मतलब ये कभी क्वेश्चन है, व्हाई डज द डायबिटिक एंड hypertensive patient can't advise to give the furosemide drug या thiazide because in both are having the enhance the hyperglycemia, मतलब डायबिटीज लेवल बढ़ा देते हैं। तो यदि डायबिटिक पेशेंट है, साथ साथ में उसको हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए ये जो है हम फ्लोसिमाइड ड्रग नहीं देंगे। यदि देंगे तो प्रॉब्लम डायबिटीज का बढ़ जाएगा, इसलिए हम नहीं देंगे। इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल यूरिक एसिड, और यूरिक एसिड का प्लाज्मा लेवल बढ़ा देता है प्लाज्मा, तो यूरिक एसिड से फिर बाद में घुटने में प्रॉब्लम, गाउट भी बना सकता है। ये इसके एडवर्स इफेक्ट है। इसके बाद आईवी एडमिनिस्ट्रेशन से ट्रांजिट इन हियरिंग डिस्टर्बेंस इन द टेम्पररी, हियरिंग मतलब सुनाई देना कम होने लगता है, क्योंकि टेम्पररी ये डेफनेस एंड द ऑर्थोस्टैटिक कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से एंड ऑटोटॉक्सिसिटी रिस्क इंक्रीजेस द को-एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग फ्लो। क्या एमिनोग्लाइकोसाइड ऐसी एजेंट होती है जिसको हम ये फ्लोसिमेट के साथ देंगे तो ये ऑटोटॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि एमिनोग्लाइकोसाइड का जो एक इफेक्ट आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक साइड इफेक्ट ऑटोटॉक्सिसिटी होता है। यदि इसे फ्लोसिमेट के साथ देते हैं, इसका जो ऑटोटॉक्सिसिटी और बढ़ जाती है, सुनाई देना कम कर देता है। अच्छा, इसके बाद ये इसका है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको भी थोड़ा सा इंक्लूड कर दें, इसके बाद इसको हम खत्म करेंगे टॉपिक। नेक्स्ट टाइम आता है कि थर्ड वाला कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है जो कि ये इसको इनहिबिट करने वाला एजेंट एस्टाजोलामाइड है। ओके, अब समझ, एस्टाजोलामाइड ये इस पोर्शन पे नेफ्रॉन के जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है, और ये क्या करता है कि इनहिबिट द कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, मेनली द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स, एक्चुअल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में एक्ट करता है, और इसको जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से वाटर और कार्बोनेट बोथ आर रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट आयंस बनाते हैं, मतलब बाइकार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट यदि इनहिबिट हो जाता है तो ये बाइकार्बोनेट आयन नहीं बन पाता है। जब बाइकार्बोनेट नहीं बन पाएगा तो ये जो है नेक्स्ट, ये जो है वीक डायबिटिक तरह से एक्ट करता है, क्योंकि इसमें इनहांसिंग द यूरिन पोटेशियम सिक्रीशन, और पोटेशियम का सिक्रीशन भी इनहांस हो जाता है यूरिन से, और लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन डिक्रीजेज द ब्लड एल्कलाइन रिजर्व इन द। अब बाइकार्बोनेट का लॉस हो जाता है। बाइकार्बोनेट लॉस क्यों होता है? क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन कौन रोक रहा है? एस्टाजोलामाइड ड्रग्स, क्योंकि ये आयंस में कन्वर्ट नहीं हुए। ये जो है इनहिबिट होने से जो ड्रग बनता है, जो रहता है, जितना रहेगा आयनाइज होगा, आयनाइज होने के बाद वो जो आयनाइजेशन से बाहर निकल जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो इसकी वजह से एल्कोलोसिस भी हो जाती है, एल्कलाइन हो जाता है, नहीं एल्कलाइन लेवल बढ़ जाता है, काजी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड इस तरह से हो जाता है। एस्टाजोलामाइड ब्लॉक ओनली द रीनल जो है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बट इन आल्सो एक्ट द सेलुलर बॉडी में। एक्चुअली जानते हैं सेलुलर बॉडी में भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, तो ये दोनों जो एक्ट है। सेलुलर बॉडी में क्या होता है कि ये जो है रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ आई लिक्विड। आप जानते हैं ग्लूकोमा होता है, तो ग्लूकोमा में इक्वस ह्यूमस का फॉर्मेशन इतना ज़्यादा बढ़ने लगता है कि वो प्रेशर से इंट्रासेलुलर वॉल टेंशन आई में देता है, जिससे
आई बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाती है, जो ग्रेटर देन 21 mmHg प्रेशर से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से ग्लूकोमा होता है। तो ये ड्रग यूज होती है ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट के लिए भी। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट ये टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। थैंक यू फॉर अटेंशन। ओके, दिस इज सम पार्ट ऑफ द डायबिटिक्स।